तो आगे बढ़ते हैं। बिहार के सासाराम और नालंदा में रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज को देखते हुए इन दोनों जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सासाराम की मस्जिदों के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर यह कि हिंसा को लेकर बिहार में सियासत भी तेज है। कल सासाराम और बिहार शरीफ गए बीजेपी नेताओं के दल को प्रशासन ने पीड़ित परिवारों के घर नहीं जाने दिया। बिहार के नालंदा और सासाराम में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके अगले दिन जुमे की नमाज के बाद उसकी प्रतिक्रिया देखी गई थी। कहीं बम चले थे तो कहीं जमकर पत्थरबाजी हुई थी। कुछ जगहों पर तो गोलियां भी चली थी। आज एक बार फिर जुमा है और जुमे के रोज नालंदा और सासाराम में फिर से कोई गड़बड़ी न हो, इसलिए बिहार सरकार पूरी तरह अलर्ट है। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद नालंदा और सासाराम में फिलहाल तो शांति है, लेकिन पिछली हिंसक वारदात से सबक लेते हुए इन जिलों के पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जुमे की नमाज को देखते हुए सासाराम की 28 मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जिला पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ, एसएसपी, एसटीएफ और बीएमपी के जवानों की भी तैनाती की गई है। प्रशासन की ओर से संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। लोगों से किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की जा रही है। पिछली हिंसा के बाद सासाराम में अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 4 एफआईआर दर्ज की गई है। ये सावधानी इसलिए भी बरती जा रही है क्योंकि गुरुवार को एक बार फिर नालंदा और सासाराम में हिंसा को लेकर सियासत चमकाने की कोशिश हुई। सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सद्भावना मार्च निकाला जा रहा था। इसी मार्च में शामिल होने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत बीजेपी नेताओं का दल पहुंचा था, लेकिन इन्हें स्थानीय प्रशासन ने आगे जाने से रोक दिया। प्रशासन की तरफ से कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बीजेपी नेताओं को हिंसा में मारे गए युवक के घर भी जाने नहीं दिया गया। रोके जाने पर बीजेपी नेता भड़क गए और हिंसा के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही आरोप लगाया कि नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पूरी तरह फेल है। पूर्व में ही अगर समीक्षा बैठक किए होते तो मुझे लगता है कि आज जो इस तरह की घटनाएं हुई उसको रोका जा सकता था, लेकिन सरकार ने प्रारंभिक काल में इन सारी चीज़ों को बहुत हल्के ढंग से लिया और यह सरकार बिल्कुल निकम्मी है। यह सरकार ने बिल्कुल आम जनों को उनके भरोसे छोड़ दिया है, अपराधियों के भरोसे छोड़ दिया है। नहीं तो किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करना, लेकिन इस मामले में बिल्कुल जो महागठबंधन की सरकार है उसने अनदेखी की है। आप जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। अब आपको इससे ज्यादा प्रमाण क्या मिल सकता है? जिसके घर में बम विस्फोट हुआ वो कौन सा आदमी था, किसके कारण हुआ? और इस तरह से आप एक ही जो राष्ट्रवादी पार्टी है या राष्ट्रवादी उसके संगठन है, उसी लोगों को ज्यादा आप टारगेट पर लिए हैं। क्यों टारगेट पर लिए हैं? आपने तो छुपाया कि 144 नहीं, और आप ही का पदाधिकारी फोन ऐसी करके माइकिंग करके कर रहा है, तब भी अभी झूठ बोल रहे हैं। अब उसके अलावा भी अभी जो राजा चौधरी की मृत्यु हुई वो आपने कभी कहा ही नहीं कि उसको गोली लगी है और आपके द्वारा रिफर किया गया था। सासाराम से पहले बिहार शरीफ में भी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत बीजेपी नेताओं का दल दंगा पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचा था, लेकिन वहां भी स्थानीय प्रशासन ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में बीजेपी नेताओं ने पीड़ितों से सर्किट हाउस में मुलाकात की। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि वीडियो में सबूत मिलने के बावजूद नीतीश सरकार दोषियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। उन्होंने धारा 144 का हवाला देकर रोकने पर भी सवाल उठाए। गृह विभाग मुख्यमंत्री जी खुद संभालते हैं, हफ्ता बीतने को है, आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रेस मीडिया के माध्यम से जो फुटेज निकला है, पत्थर बरसा रहा है, घर पर से पत्थर बरस रहा है,
एक्शन क्यों नहीं हो रही है? गृह मंत्री हैं, उनको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अपने गृह जिले के अंदर 144 लगा है, आधी दुकान खुली है, आधी दुकान बंद है, अंदर खाने कहीं दहशत है। प्रशासन के सामने जो सच को ला रहा है उसी को फंसा रहा है। ये सारी बात की जानकारी लेने की विपक्ष की जिम्मेदारी है। और विपक्ष को भी जब कहते हैं सरकार का अंग है, तो आपके जिलाधिकारी और एसपी साथ चले। मैं जानना चाहूंगा कि सच्चाई क्या है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया तो पीड़ित परिवार भी स्थानीय प्रशासन पर नाइंसाफी करने का आरोप लगाने लगा। साथ ही कहा कि दंगे की शुरुआत मस्जिद के अंदर से फायरिंग से हुई। स्कूल के मेरे बाईं तरफ से और मस्जिद से दोनों से गोली चलना शुरू हो गया, जिससे मैं आगे भागता चला गया और मेरा भाई को हमसे मेरा भाई आ रहा है। उसके बाद आगे जाने के बाद मेरा भाई ने एक बार बोला भैया मुझे बचा लो, तो मैं कुछ रुका, लेकिन फायरिंग होता रहा। तो मैं सोचा कि अगर मैं रहूंगा तो मैं भी मर जाऊंगा, इसलिए मैं भागता रह गया। तो फिर आगे जाके मेरे गांव वाले ने कुछ मतलब आवाज सुने, तो आए फायरिंग की आवाज सुन के और मैं वहां पे जाकर चिल्लाने लगा। तो मैं तो और सब आदमी वहां इकट्ठा हो गए और हमें वहीं पे पकड़ लिए और मेरे भाई को हॉस्पिटल लेके चले गए। गोली मस्जिद से चल रही थी। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रमजान और जुमे की नमाज को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। शहर में 8 अप्रैल तक इंटरनेट भी बंद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।